नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड के बारे में सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूँगा। देखिए, जब इस कंपनी मार्केट में लिस्टिंग हुआ था, तब इसका प्राइस कुछ इस तरीके से इस जगह पे लेवल में ओपन हुआ था और ओपन होने के बाद देखिए लगातार लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, लोअर सर्किट लगाकर नीचे आए। नीचे आने के बाद देखिए धीरे-धीरे करके उसको पुश करके ऊपर लेके गया। कहाँ तक लेके गया? जहाँ पे इसका ओपनिंग था। तो आप कहेंगे सर इस तरीके से क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, बड़े ऑपरेटर का पूरा खेल है। आप ध्यान से देखेंगे जब यहाँ पे करेक्शन हो रहा था, तो वॉल्यूम उतना नहीं था। तो जब बाइंग होना स्टार्ट हुआ तो इसका हाई वॉल्यूम देखने को मिला। तो कंटीन्यूअसली हाई वॉल्यूम के साथ इसको ऊपर लेके गया। तो यहाँ पे क्या बना था? यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस बना था। वो तो मैं इसी को रेजिस्टेंस 1 कहूँगा और नीचे जो यहाँ पे बना था, यहाँ पे बनूँगा सपोर्ट। तो यहाँ पे बन गया सपोर्ट 1। तो उसके बाद देखिए ऊपर गया, तो एक्चुअली इस लेवल को रेजिस्टेंस 1 कहूँगा और इस लेवल को कहूँगा रेजिस्टेंस 2। तो रेजिस्टेंस 2 बना, फिर से नीचे आया और यहाँ पे क्या बना? सपोर्ट 2 बना। तो रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 और सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 जब बन जाते हैं, तो उस जगह पे एक एंटी लेवल बन जाए। तो वहाँ पे एंटी लेवल बना और उसके बाद धीरे-धीरे करके वो क्या किया? देखिए, धीरे-धीरे करके हायर हाई बनाते-बनाते वो आगे बढ़े और टारगेट को अचीव किया। और जब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया और जब ऊपर रेंज में जा रहा था, बीच-बीच में करेक्शन भी हो रहे थे, तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया कि इसका टारगेट जब तक नहीं होगा तब तक मैं इंतज़ार करूँगा। तो फाइनली मुझे टारगेट मिल गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं तो अभी क्या करना चाहिए? देखिए अभी फ़िलहाल के लिए जो सिचुएशन है, जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न स्केड हो रहा है, जिस तरीके से अभी कैंडल हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वॉल्यूम वीक होता जा रहा है। वॉल्यूम वीक का मतलब क्या है? अगर इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है। देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम की एक लाइन यहाँ पे मैंने ऑन किया, ऐड किया। तो इस वॉल्यूम लाइन को आप देखेंगे तो जब भी इस लेवल में करेक्शन हो रहा है, जब भी यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, उस जगह पे इसका वॉल्यूम भी मूविंग एवरेज, ये जो लाइन है इसको मूविंग एवरेज कहा जाता है वॉल्यूम का, तो इसके नीचे बन रहा है। तो इसका मतलब जो सेलर है, वो उतना ज़्यादा एक्टिव हो नहीं पा रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो स्ट्रांगली इसका सपोर्ट है, ये सपोर्ट को वो रिटेस्ट किया, अभी वो वापस जाने का कोशिश करेंगे। अगर वापस गया तो एक पैटर्न्स कंप्लीट होगा, तो उस पैटर्न का मेरा जो स्ट्रैटेजीज़ है, उसमें कफ विथ हैमर पैटर्न्स कंप्लीट होगा और कफ विथ हैमर पैटर्न्स कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे क्या होगा? ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट होने के बाद एक लंबा जर्नी होने का चांसेस रहेगा। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जब ब्रेकआउट होगा तब मैं कुछ डिसीज़न ज़रूर लूँगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कुछ डिसीज़न नहीं लूँगा क्योंकि देखिए कभी-कभी हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है, फाइनली कुछ अच्छे ट्रेड बनने तक। तो यहाँ पे ट्रेड लेने का जो कारण है मेरा, अगर मैं ट्रेड बने तो ट्रेड क्यों लूँगा? क्योंकि देखिए पहली बात मैं आपको बोल चुका हूँ, कंपनी का अभी तक बिज़नेस स्टार्ट नहीं हुआ। फिर भी बिज़नेस स्टार्ट ना होने के बाद भी कंपनी खुद को प्रॉफ़िटेबल एक बिज़नेस अभी भी दिखा रहा है। हाँ, मान लेता हूँ पिछले सालों की तुलना से 50% कंपनी का प्रॉफ़िट कम हुआ। देखिए, अगर कंपनी के खुद के बिज़नेस करने के बाद 50% कम होता, तो मान लेता कि हाँ, कंपनी में कुछ खराबी चल रहा है। अभी तक बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं हुआ और ये जो प्रॉफ़िट अब दिख रहा है, ये कंपनी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे है, वहाँ से कंपनी को डिविडेंड मिला, एक्स्ट्रा फ़ायदा मिला। किस कारण के वजह से कंपनी का यहाँ पे प्रॉफ़िटेबिलिटी दिख रहा है। तो इसी कारण की वजह से आप ये भी देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन, आप एफएसडीएस पब्लिक के बारे में चर्चा करूँ तो दिसंबर क्वार्टर का रिज़ल्ट आ गया, जहाँ पे प्रोमोटर खुद के स्टेक को बढ़ा चुके हैं और एफएस ने 1% के आसपास 1-2% के आसपास होल्डिंग को कम किया। डीएस ने भी छोटा-मोटा स्टेक बेचा और पब्लिक ने उस क्वांटिटी को ऐड किया। तो इंस्टीट्यूशन अभी भी बने हुए हैं, ऐसे नहीं कि इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग गए। तो इस कंपनी के ऊपर आपको एज़ ए बुलिश फ़ील के हिसाब से देखना चाहिए, एज़ ए बुलिश मोमेंटम के हिसाब से सोचना चाहिए। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या डिसीज़न है, आपकी क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। बहुत दिनों के बाद कंपनी ने एक ब्रेकआउट दिया। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए, जब से पैटर्न बना, कब से पैटर्न बना? यहाँ पे देखिए 2000 मतलब 2022 में, मतलब 2022 में अप्रैल मंथ में इसका एंट्री लेवल बना था। मतलब यहाँ पे एक हायर लेवल बना था और अभी देखिए 2023 में
जुलाई मंथ में फिर से यहाँ पे एक इस हाई को टच किया और फिर से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रिवर्स किया और फिर से एक इस तरीके से लेवल्स बना। तो इसको कहा जाता है कफ विथ हैनर पैटर्न्स। तो फाइनली कफ विथ हैनर पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, इस लेवल को फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट किए। और मैंने आपको ये भी बताया कि लेवल ब्रेकआउट कितने दिनों के बाद हुआ, एटलीस्ट 2 इयर्स के बाद ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे एक हायर पॉसिबिलिटी है कि एक लंबा जर्नी होने का चांसेस है। अभी देखिए मार्केट लगातार एक प्रेशराइज में है, कभी अप कभी डाउन इस तरीके से सिचुएशन चलते रहते हैं, क्योंकि मार्केट आज इंडिया मार्केट टॉप रैंकिंग में है। तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन होने का भी चांसेस है, थोड़ा अप ट्रेंड जाने का भी चांसेस है। तो एक ही रेंज के ऊपर कंपनी मार्केट अभी क्या है, फंसे हुए हैं। तो उस बेसिस में रिलायंस भी निफ्टी 50 का एक कंपनी है और रिलायंस का वेटेज भी ज़्यादा है। तो उस बेसिस में रिलायंस में भी एक वॉलेटिलिटी दिखेगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर गया, नीचे भी आने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको जरूर कहूंगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिला। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक बार रिट्रेसमेंट भी कर सकते हैं, उसके बाद वापस जाने का कोशिश करेगा, क्योंकि इतने दिनों के बाद ब्रेकआउट हुआ तो कभी कभी वो रिटेस्ट करेगा, उसके बाद वो वापस जाने का कोशिश करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए मेरा जो एंटी लेवल्स है वो कुछ इस तरीके से लेवल में है। और मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ, मेरा खुद का जो टारगेट है वो 3195 रुपीज़ के आसपास। तो इस तरीके से कुछ लेवल्स का टारगेट में लेकर चला हूँ। तो एक अच्छा खासा टारगेट लेवल यहाँ पे लेकर चला हूँ। बाकी आपके क्या डिसीजन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। देखिए कंपनी इसका जो एंटी लेवल और टारगेट लेवल है, अगर मैं एंटी लेवल से टारगेट लेवल तक देखूँ तो 23% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो रिलायंस में 23% का रिटर्न मतलब एक बढ़िया रिटर्न माना जाता है। बाकी आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं इस कंपनी को, जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ। और मैं इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि कंपनी के जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे आ चुके हैं और रिजल्ट इस बार भी शानदार हुआ। 2,25,000 के आसपास टोटल सेल हुआ और एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन पिछले सालों को भी बीट कर पाए और क्वार्टर को अभी अभी बीट नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, कभी कभी इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलता है। अभी कहेंगे सर रिलायंस में ऐसे क्या दिक्कत हुआ कि क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। देखिए रिलायंस का जो केमिकल का बिजनेस है उसमें अभी देखा है तो एक प्रेशराइज देखने को मिला। ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे केमिकल्स कंपनी है, सारे कंपनीज के ऊपर प्रेशराइज है, तो जहाँ पे रिलायंस के ऊपर भी थोड़ा सा सेल ऑफ कम होता देखने को मिले। अभी सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे इस कंपनी के ऊपर लगा, इस बार भी देखिए कंपनी CWIP में 1,60,000 करोड़ के आसपास पैसा लगा चुके हैं। ऑन गोइंग प्रोसेसिंग में, बिजनेस प्रोसेसिंग में इतना पैसा कंपनी लगा चुके हैं। और कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला, कंपनी को इस बार ट्रेड मिला 36,000 करोड़ के आसपास, आज तक की हाईएस्ट ट्रेड है। तो जब कंपनी की इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला और उसके साथ साथ इतना शानदार कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसके ऊपर जब भी कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बने तो उस पैटर्न्स को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनीज का जो सराउंडिंग पैटर्न्स है वहाँ पे आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन कोई माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा FIs और DIs क्वांटिटी को ऐड करते चले जा रहे हैं। इस क्वार्टर में भी क्वांटिटी ऐड किया गया म्यूचुअल फंड के माध्यम से। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है येस बैंक। देखिए सबसे पहले मैं येस बैंक के चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करूंगा। देखिए मैंने यहाँ पे दो तरीके से ट्रेड बना था और दोनों में मैंने एक ट्रेड लिया, दूसरा ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बना था, पहले एक रेंज बना था 39% के आसपास, एक बाइंग रेंज बना था। इस बाइंग रेंज को मैंने टॉप लेवल में और डाउन लेवल में मार्किंग किया और जब भी इस नीचे आया तो यहाँ पे एंटी बना। एंटी बनने के बाद इतनी दिनों के बाद कंपनी ने फाइनली टारगेट अचीव किया। मगर इस एंटी को मैंने एंटी हिसाब से नहीं लिया, इस एंटी को मैंने एंटी हिसाब से इसीलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे 200 डेज जो ईएमए है, टोटली 200 डेज ईएमए के 200 डेज ईएमए एक्चुअली इस लेवल में जा रहा था, तो उसके ऊपर एंटी बना। तो जब भी निफ्टी 50 का स्टॉक अगर नहीं हो और वो भी 200 डेज ईएमए के ऊपर अगर कोई भी एंटी लेवल्स बने, तो उसके ऊपर मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हाई रिस्क बन जाता है, यहाँ पे टारगेट ना होने का चांसेस ज़्यादा रह जाता है। तो मैंने कहाँ पे एंट्री लिया, मैंने उसके बाद देखिए एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किए और फर्स्ट वाला जो एंट्री था वो भी टारगेट पे अचीव किए। तो फर्स्ट वाला एंट्री मेरा नहीं था, सेकंड वाला एंट्री था और 22% के आसपास मुझे टारगेट मिला। तो कहने का मतलब है आपको हमेशा इस तरीके से डेटा को वॉच करना होगा, सारे डेटा को फाइंड आउट करना होगा और उसके साथ साथ कंपनी का बिजनेस को समझना पड़ेगा
बिज़नेस अगर ठीक-ठाक चल रहा है, उस टाइम कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, तो हायर पॉसिबिलिटी है वो आपको टारगेट अचीव कराएगा। अभी आप कहेंगे सर अभी क्या कुछ राय बन सकते हैं? देखिए अभी जो राय बनेगा, एक बड़ा-सा लंबा-सा एक जर्नी बन सकते हैं। यहाँ पे क्या बना एक बिग जैसे कप बन चुके हैं। तो बिग जैसे कप बन चुके हैं, अभी मुझे चाहिए एक यहाँ पे एक शोल्डर चाहिए और शोल्डर बनने के बाद ही एक ब्रेकआउट लेवल होने के बाद ही मैं इसके ऊपर फिर से एक एंट्री लेने वाला हूँ। क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट अभी तक तो नहीं आया, रिज़ल्ट आने वाला है कब? रिज़ल्ट आएगा 25 तारीख को। वो मतलब परसों का रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कंपनी का हालत अभी क्या है। क्योंकि पिछली बार का जो रिज़ल्ट है, वो तो बहुत शानदार हुआ था, सेल्स बढ़ा था और इंटरेस्ट और एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़े और कंपनी का एनपीए भी 3.6 से कम घट के हो चुके थे 0.90 के आसपास मतलब एनपीए बहुत कम हो गया, बहुत। तो बहुत कम हो गया, तो इस बात को आपको याद रखना होगा। तो परसेंटेज वाइज़ आपको अच्छा खासा एक हाई प्रॉफिटेबल एंड हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला और जो बैंकिंग सेक्टर का एनपीए कम होता जा रहा है, सोचना कुछ न कुछ बड़ा होने का चांसेस देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर अगर मैं बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ सॉरी उससे पहले मैं आपको आपको प्रॉफिट एंड लॉस के साल भर के डेटा दिखा दूँ। देखिए उतना ज़्यादा सेल्स का ग्रोथ नहीं है, उतना ज़्यादा प्रॉफिट का भी ग्रोथ नहीं है। फिर भी कंपनी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में थोड़ा-सा चेंजिंग इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। राणा कपूर जी जो इस कंपनी का मैनेजमेंट में थे, तो उन्होंने इस कंपनी का हालत ही खराब कर दिया था। तो और अभी जो मैनेजमेंट चेंज किया गया, उसके बाद इस कंपनी धीरे-धीरे करके रिकवरी कर रहा है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए जब तक यहाँ पे कोई शोल्डर पैटर्न कंप्लीट ना हो क्योंकि इतना बड़ा कप होने के बाद, इतना बड़ा कप बनने के बाद मुझे एक शोल्डर पैटर्न चाहिए, उसके बाद मुझे एक एंट्री लेवल मिलेगा। क्यों एंट्री लेवल मिलेगा? देखिए प्रीवियस एक स्विंग हाई जो है, वो कुछ इस तरीके से ₹31 के आसपास और यहाँ पे अगर एंट्री बने तो इस लेवल तक टारगेट बन सकता है, क्योंकि वही लेवल जाने की वो कोशिश करेंगे। तो बाकी आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डॉल्फिन ऑफशोर्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड। देखिए डॉल्फिन ऑफशोर्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड एक छोटा-सा कंपनी है और इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो ऑयल ड्रिलिंग्स की काम करते हैं। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है कंपनी का स्प्लिट का अनाउंसमेंट 25th ऑफ जनवरी 2022 सॉरी 2024 में कंपनी हर एक के बदले 10 शेयर देने वाला है क्योंकि कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 1 था, अभी 10 था, अभी 1 बनने वाला है। तो हर एक के बदले कंपनी आपको 10 शेयर देने वाला है, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद काम करना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। अगर आपको बाय सेल करना है, तो आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।